डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मानव वन्य जीव संघर्ष पर सीएम धामी का एक्शन प्लान तैयार। व्यापक और चरणबद्ध कार्य योजना की गई तैयार। सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। एआई वीडियो मामले में बीजेपी पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत बीजेपी कार्यालय जाकर करेंगे पर्दाफाश। दी वीडियो हटाने की चेतावनी। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस की रथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू। रथ यात्रा का दूसरा चरण देहरादून से हुआ शुरू। पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल राम रतन सिंह नेगी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा। मसूरी में 2 दिवसीय लंढौर मेले का आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया मेले का शुभारंभ। लंढौर मेले में उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने माना है कि हाथी, गुलदार, भालू, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर जैसे वन्य जीवों के हमलों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक और चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सेंसर आधारित अलर्ट सिस्टम लगाकर एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा। वन्यजीवों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए हर जिले में आधुनिक बंध्याकरण और नसबंदी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वन विभाग इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। सीएम धामी ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े संवेदनशील इलाकों में वन्यजीव रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। रामनगर में टाइगर और गुलदार के लिए बने रेस्क्यू सेंटर में अब तक 25 से अधिक वन्यजीवों को सुरक्षित रखा गया है। इसी तर्ज पर भालू और अन्य वन्यजीवों के लिए भी नए सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 नाली और मैदानी क्षेत्रों में 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी। सरकार ने इस समस्या को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 2 सप्ताह के भीतर पूरी रणनीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग को पिंजरे, ट्रैंकुलाइज गन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। साथ ही वन्यजीव अधिनियम के तहत नियमों को और प्रभावी बनाया जाएगा। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि वन्य जो जीव हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष, ये इन दिनों कुछ हमारे लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है। और उत्तराखंड राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ भी ये वन्य जीव जैसे हाथी है, नीलगाय है, भालू है, गुलदार है, बंदर है, इनके द्वारा जो अनेक लोगों पर बीच में हमले भी किए गए हैं और हमारी खेती है, अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनको सबको नुकसान भी होता है। वहाँ पर हमने तय किया है कि एक कर्मबद्ध रूप से, चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध रूप से एक सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी सुरक्षा के लिए, और सेंसर बोर्ड अलर्ट सिस्टम लगाकर सुरक्षा तंत्र को विकसित करके मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो वन्य जीव लंगूर, बंदर, सुअर, भालू आदि के जनसंख्या, उनकी नियंत्रण के लिए, उनकी संख्या नियंत्रण में रहे, उसके लिए प्रत्येक जनपद में जो आधुनिक बंध्याकरण नसबंदी केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। और वन विभाग इसके लिए सभी व्यवस्थाएं, प्रमुख सचिव साहब यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जल्दी से जो है इस दिशा में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। और प्रदेश के समस्त जनपद जहाँ पे मानव वन्य जीव संघर्ष में जो चिन्हित वन्य जीवों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर वन विभाग के नियंत्रण में खोले जाएंगे। जैसे आप सबको पता होगा कि रामनगर में हमारा टाइगर और गुलदार के लिए रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ पर लगभग आज 25 के आसपास
टाइगर और गुलदार वहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं। इसी प्रकार से भालू के लिए भी और अन्य वन्य जीवों के लिए भी रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे और इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली व मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी, जिस पर तत्काल अभी कार्रवाई की जाएगी। और इसको नितांत, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए बहुत नितांत जरूरी विषय राज्य के अंदर हो गया है। वास्तव में इसके कारण से काफ़ी चुनौती आम जनजीवन को उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 2 सप्ताह की अवधि में इन योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और इसके लिए वन विभाग को जाल है, पिंजरा है और ट्रैंकुलाइजेशन है, गन आदि संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी अतिरिक्त उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और इसके मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए वन्यजीव अधिनियम के सुसंगत जो भी प्रावधान है हिंसक जीवों को निश्चित करने के लिए उनके अधिकारों के विकेंद्रीकरण करके वन विभाग के जो रेंजर स्तर के अधिकारी हैं, एसडीओ से भी नीचे रेंजर होते हैं, उन रेंजर स्तर के अधिकारियों को और प्रभावी रूप से उनको सशक्त बनाया जाएगा। और इसमें जो नियमों में कहीं पर अगर संशोधन की आवश्यकता होगी या कुछ नियमों को ठीक करना होगा तो उन नियमों को भी हम ठीक करेंगे। और केंद्र सरकार से भी मैंने कल माननीय भूपेंद्र यादव जी से, जो भारत सरकार के हमारे वन मंत्री हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है और आगे भी हम जो है इस पर लगातार उनसे चर्चा करके यथार्थ समय पर जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन है, उस संशोधन के लिए भी उनसे निवेदन करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया गया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर अब हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि क्या अब राजनीति में सच की कोई जगह नहीं बची। हरीश रावत ने कहा कि मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे अपने झूठ के लिए राज्य की जनता से माफी मांगे। सोशल मीडिया पर मेरे विरुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर जो झूठा नैरेटिव गढ़ने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, अगर उसे तुरंत डिलीट नहीं किया गया और सार्वजनिक रूप से वापस नहीं लिया गया तो यह भाजपा और तथाकथित धाकड़ धामी की असलियत को उजागर करता है। हरीश रावत ने कहा कि एक ऐसी भाजपा है जिसके आधिकारिक पेजों पर केवल झूठ परोसा जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ के सहारे राजनीतिक प्रहार किए जा रहे हैं। अगर इस झूठ के लिए क्षमा नहीं मांगी और वीडियो नहीं हटाया तो मुझे विवश होकर आपके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। साथ ही साइबर क्राइम के अंतर्गत भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन दूंगा। मैं यही नहीं रुकूंगा, लगातार 7 दिनों तक भाजपा कार्यालय जाकर इस झूठी राजनीति का पर्दाफाश भी करूंगा। मैं 2017 का घाव सह लिया, मैं 2022 का घाव भी सह लिया, लेकिन अब हरीश रावत 2027 के लिए जो आप झूठ के सहारे हम पर आक्रमण कर रहे हैं वो नहीं सहेंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी योजना करने के लिए लोकसभा में संशोधन विधेयक पास कर दिया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीते दिनों मनरेगा को श्रद्धांजलि और उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि हम गांधी की तस्वीर लेकर भाजपा के इस कदम को लेकर अभियान चलाएंगे। दुनिया में राम का महात्मा गांधी से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ और भगवान रामचंद्र भक्त को हमेशा आगे रखते हैं। आज भाजपा की सरकार राम जी का नाम लेकर उनके भक्त के नाम पर चलाई गई योजना को समाप्त कर रही है। सिर्फ योजनाएं समाप्त नहीं कर रही है, जो ग्राम सरकार का सपना था उसे सपने को भी मार रही है, क्योंकि गांव की सरकार सीधे मनरेगा के बजट से अपना विकास निर्धारित करते थे। अब दिल्ली से सब काम होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में रोजगार की गारंटी का अधिकार भी छीन लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को सुचारू रूप से संचालित है। सरकार का अनुमान भी है कि आने वाले दिनों में और अधिक इजाफा पर्यटकों का प्रदेश की शीतकालीन यात्रा में होने वाला है। वहीं विपक्ष शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े करता दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि विपक्ष हमेशा हर मुद्दे पर राजनीति कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है।
जब व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं वह विपक्ष को कतई नजर नहीं आता। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी के दृढ़ संकल्प के माध्यम से लाखों लोग शीतकालीन यात्रा के लिए प्रदेश में आ रहे हैं और उन्हें जगह जगह पर भोजन, रुकने, सुरक्षित मार्ग, पार्किंग व अन्य की व्यवस्था भी प्रदान की जा रही है। ग्रीष्मकालीन यात्रा के दौरान स्वयं सहायता समूहों को सरकार ने रोजगार देने का काम किया है और यही समूह अब शीतकालीन यात्रा में भी कार्य करेंगे, जिससे यात्रियों को किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके। यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है जो विपक्ष को नागुजारा लग रही है और जिसके कारण विपक्ष लगातार लोगों में भ्रम फैला प्रदेश को बदनाम करने का कार्य भी कर रहा है। इसलिए ग्रीष्मकालीन जब हमारी यात्रा थी तो हमारी समूह की महिलाओं ने जगह जगह अपने पड़ाव के दौरान जो लोग यात्रा के दौरान इस प्रदेश के अंदर पहुंचते हैं, जगह जगह जो है उन्होंने रेस्टोरेंट खोल करके उन लोगों को भोजन कराने का काम किया। तो स्वयं सहायता समूह को भी रोजगार देने का काम सरकार ने किया यात्रा के दौरान। और इस बार फिर शीतकालीन यात्रा में हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो कार्य करेंगी और इस प्रदेश के अंदर जो यात्रा यहाँ पहुंचेगी उनको पार्किंग व्यवस्थित तरीके से मिले, उनको रोड साफ सुथरी मिले, कहीं जाम ना हो और यात्रा के दौरान उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मुझे लगता है कि ये जो प्राथमिकता है वो सरकार की है। कांग्रेस की प्राथमिकता सिर्फ ये है कि वो अपने प्रदेश को बदनाम करना चाहती है और यात्रा को कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति को पैदा करके इस यात्रा को कहीं ना कहीं जो है उसमें गलत धारणा पैदा करवाना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में निकाली जा रही रथ यात्रा का दूसरा चरण देहरादून से शुरू हो गया है। यह यात्रा पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल राम रतन सिंह नेगी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। इससे पहले यात्रा का पहला चरण 4 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जिसे लोगों का व्यापक समर्थन मिला। दूसरे चरण के तहत कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों में जाकर जनसंवाद और जनसभाओं के माध्यम से आम लोगों से समर्थन मांगा जाएगा। कांग्रेस भवन से यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं और देश की सुरक्षा दोनों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस योजना को समाप्त कर सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। करण माहरा ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जवानों को ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही नियमित सैनिकों जैसी पेंशन व सेवानिवृत्ति सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को सेना में जाने से हतोत्साहित करती है और लंबे समय में देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। कांग्रेस नेता ने बताया कि यात्रा के आगामी चरणों में गढ़वाल, कुमाऊं और अंत में तराई के जनपदों में जाकर जन समर्थन जुटाया जाएगा। छावनी परिषद लंढौर में 2 दिवसीय लंढौर मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और छावनी परिषद सीईओ अंकिता सिंह द्वारा किया गया। पिछले 11 वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बन चुका है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं। मेले में पहाड़ी व्यंजनों के साथ ही लोकल आर्ट और क्राफ्ट के साथ ही विभिन्न स्टॉल लगाए जाते हैं, जिसमें पर्यटकों द्वारा जमकर खरीदारी की जाती है। वहीं मेले का मुख्य उद्देश्य यहाँ के छोटे व्यापारियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। मेले में पर्यटकों का विशेष आकर्षण रहता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने बताया कि उनके कार्यकाल में मेले की शुरुआत की गई थी, जो आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। छावनी परिषद सीईओ अंकिता सिंह, मेले का उद्देश्य स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और यहाँ के लोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि छावनी क्षेत्र शहर का बहुत खूबसूरत स्थान है और इस मेले में सभी स्थानीय प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं। दिन का पर्यटक स्थानीय लोग आनंद ले रहे हैं। जहां रुड़की तहसील के भौरी गांव में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के चलते गांव में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई हैं और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। बता दें कि सरकार की ओर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांव में किया जा रहा है। इसी के चलते आज भौरी गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके, इसीलिए विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस शिविर में ग्रामीणों के द्वारा 40 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें से करीब 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
इसके साथ ही अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों के पास समाधान के लिए भेज दिया गया है। इस कार्यक्रम में तहसील प्रशासन के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अगर बात की जाए तहसीलदार एडीएम के कहने पर तालाब पर पहुंचा और निरीक्षण किया। वहीं तहसीलदार ने कहा कि स्वाभाविक है, पिछले काफी दिन से इसकी कोई मरम्मत या सफाई नहीं कर पाए हैं। सरकार अब जल्द से जल्द तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएगी और तालाब की जो भूमि कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है उनको नोटिस देकर खाली कराया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के इरादे से परिसर में पहुंच गई। महिला के इस हरकत से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और फरियादियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि महिला किसी मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट थी और अपनी फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। जैसे ही महिला ने पेट्रोल की बोतल निकाली, वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत काबू में ले लिया और आत्मदाह से रोक लिया। पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर शांत कराया और उसकी शिकायत को सुना। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने महिला को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। घटना के बाद एसएसपी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्क कर दी गई है। राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण लगातार सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। आलम यह है कि देहरादून का AQI 290 के पार पहुंच गया है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की आबो हवा और भी खराब हो सकती है। अपनी स्वच्छ आबो हवा के लिए पहचान रखने वाला देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गई है। इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का AQI 299 दर्ज किया गया। PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM 10 का स्तर 134.11 दर्ज किया गया। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया। CPCB ने भी प्रदूषण का मुख्य कारण PM 2.5 और PM 10 का बढ़ा हुआ स्तर माना है। मंगलवार को काशीपुर का AQI 128 और ऋषिकेश का 85 दर्ज किया गया था, जो सेहत के लिए बेहद अस्वस्थ है। पर्यावरणविद डॉक्टर विजय श्रीधर के अनुसार काशीपुर और ऋषिकेश से देहरादून की स्थिति बेहद खराब है, जिसका कारण मौसम में बदलाव और हवा में स्थिरता है, जिससे रात के समय फाइन पार्टिकुलर मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके कारण देहरादून में AQI 200 से 300 बीच रह रहा है, जो बेहद खराब प्रदूषण कैटेगरी में आता है। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों से परेशान ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य हेमलता संग जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंगली जानवर रोज नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं, खेत तबाह हो रहे हैं और अब तक कई लोग हमलों में घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से जंगली सुअरों को शूट करने की अनुमति देने और स्थायी समाधान लागू करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत का वार्षिकोत्सव स्पंदन मुख्य अतिथि कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव और प्रधानाचार्य कमलेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत ने अपना वार्षिकोत्सव स्पंदन सेना के दीवान सिंह हॉल में बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं प्रधानाचार्य कमलेश जोशी ने स्कूल का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने 2024-25 में शिक्षा व अन्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।